हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स आप लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे। केमिस्ट्री में आपका जो है 4 टॉपिक है। 4 टॉपिक में पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा एसिड बेस एंड साल्ट, तीसरा है कार्बन कंपाउंड और लास्ट टॉपिक है एवरीडे केमिस्ट्री। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो परमाणु होता है, अणु और परमाणु। तो परमाणु जो होता है तत्वों का सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटा से छोटा, जिसको हम फिर तोड़ नहीं सकते हैं। तो तत्व के सूक्ष्मतम कण जो होते हैं वही हमारे क्या कहते हैं, परमाणु कहलाते हैं। तो ये बहुत बार पूछता है, बच्चे अणु और परमाणु में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो तत्व के सूक्ष्म कण है वो परमाणु कहलाते हैं और छोटे छोटे परमाणुओं से क्या होता है, अणु का निर्माण होता है। तो इसकी खोज कौन किया था भाई? परमाणु हम लोग जान गए, तो परमाणु की खोज कौन किया, यहां से एक क्वेश्चन ये और बनता है। तो डेमोक्रिट्स जो थे, उन्होंने परमाणु की खोज किया था। कौन किया था? डेमोक्रिट्स। हेलो दोस्तों, अब यहाँ से क्लासेज में आपका स्वागत है। और दिमाग में आती है, हम लोग केमिस्ट्री प्रोटॉन फिजिक्स आप लोग पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, आज इनकी खोज किसने किया? जो हमारी नाभिक होती है, नाभिक में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि उसके बाहर जो ऑर्बिट में गति करते हैं वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक हम लोग ट्रिक बचपन से जानते हैं कि ईंटा पर नाचे या ईंटा पर नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन, प से प्रोटॉन और न से न्यूट्रॉन हो गया। अब इस ट्रिक के द्वारा हम लोग तीनों का नाम याद कर लेंगे, तीनों के कि कौन कौन इनकी खोज किया था। इससे हमारा कंफ्यूजिंग दूर रहेगा। इलेक्ट्रॉन की खोज की जे जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड साहब ने किया और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। तो हम लोग परमाणु, उनकी खोज कौन किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जान लिए। अब आगे देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में पूछता नोट पॉइंट में कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबसे हल्का कौन सा होता है? तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे हल्का होता है। सबसे हल्का होता इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ये नोट पॉइंट में हम लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबसे हल्का कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी वेधन क्षमता देखते हैं कि मतलब किसको पेंट्रेट कर सकता है। वेधन क्षमता के अकॉर्डिंग पर, वेधन क्षमता, एक पॉइंट यहां से और हो गया। सबसे हल्का कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और वेधन क्षमता सबसे कम किसकी होती है? तो इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा किसकी होती है? न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। तीनों को याद रखेंगे। सबसे अधिक किसकी होती है? न्यूट्रॉन। सबसे कम किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की। तो ये दोनों सब छोटे छोटे पॉइंट्स से बहुत पेपर में कई बार आए हुए हैं और ये सब कंफ्यूजिंग बहुत होता रहता है। इसलिए कंफ्यूज को दूर करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप इसको दिमाग में रखेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। अगला हमारा है, इसमें अब आता है कि ऑर्बिट या सेल क्या होता है। ऑर्बिट मतलब कक्षक। ऑर्बिट या सेल क्या होता है? देखिए, इसमें बहुत टॉपिक बहुत डीपली से आप पढ़ने से कोई मतलब नहीं। आपके सिलेबस में जो दिया उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा डीप पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा कि हमारे सिलेबस से हट कर पढ़ने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना हमारे सिलेबस में उतना हम लोग स्टडी करेंगे। तो अब हमारा क्या आता है? ऑर्बिट। ऑर्बिट इसको बोलते हैं कक्षक। क्या होता है? कक्षक। कक्षक हमारे जो होते हैं वो 4 होते हैं, के एल एम एन, इस तरीके से होता है।
चलिए, के एल एम एन, कक्षक क्या हो गए? ऑर्बिट। कक्षक इसी को बोलते हैं सेल, ऑर्बिट और सेल, ऑर्बिट और सेल। और सबसे नजदीक जो हमारे नाभिक के पास होता है कौन सा होता है? पूछ लेते हैं, सबसे नजदीक जो होता है नाभिक के पास कौन सा कक्षक होता है? तो के होता है। कौन सा होता है? के एल एम एन ओ पी क्यू, ये 7 सेल होते हैं। ज्यादा जल्दी हम लोग के एल एम एन 4 की ही बात करते हैं। तो के एल एम एन, तो कक्षक कौन कौन से हमारे हो गए? ये 4 कक्षक कौन कौन से होते हैं? के एल एम एन ओ पी क्यू। सबसे नजदीक कक्षक कौन सा होता है? सबसे नजदीक कक्षक कौन सा होता है? ये होता है के। कौन सा होता है? के। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, वेदन क्षमता सबसे अधिक न्यूट्रॉन की, सबसे कम इलेक्ट्रॉन की। और ऑर्बिट कितने? ऑर्बिट कक्षक क्या होते हैं? 7 होते हैं। के एल एम एन ओ पी क्यू। सबसे नजदीक कक्षक कौन सा होता है? के होता है। अब यहीं से हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे, अगर n का मान 1 होता है, अगर n का मान 1 हो तो k कक्षक, n का मान 2 हो, n का मान 3 हो, n का मान 4 हो, तो k l m n इस तरह से। और प्रत्येक अक्षक में, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये भी देख लेते हैं। प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या 2n स्क्वायर। मतलब प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकती है? मैक्सिमम कितना रह सकती है? 2n स्क्वायर। तो इतनी बातें हम लोग देख लिए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि n इक्वल 1 पे k होता है, n इक्वल 2 होता है l होता है, n इक्वल 3 पर m होता है, n इक्वल 4 पर n होता है, और प्रत्येक कक्षा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने? 2n स्क्वायर होता है। ये हमारा सेल था। अब देखते हैं सब सेल क्या होता है। क्या है? सब सेल, उपकक्षा, उपकक्षक, सब सेल या उपकक्षक कि प्रत्येक कक्षा की उपकक्षाएं होती है जिन्हें एसपीडीएफ से दिखाते हैं। प्रत्येक कक्षा की प्रत्येक कक्षक की उपकक्षक, उपकक्षक होती है जिन्हें एस कामा पी कामा डी तथा एफ से दिखाते हैं। तो प्रत्येक कक्षा की क्या होती है? उपकक्षक होती है जिन्हें एसपीडीएफ से हम लोग दिखाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीजें लिखेंगे कि कक्षक, उपकक्षा, ये सब क्या होती हैं। कक्षक से तुलना करते हैं अभी हम लोग। तो इतनी बात समझ में आ गई कि n इक्वल होता है तो k होगा, n इक्वल 2 पे l, 3 पर m, 4 पर n। प्रत्येक कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन संख्या होती है? मैक्सिमम 2n
स्क्वायर। यहाँ हो गया कक्षा, उपकक्षक, उसके बाद अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले हमारा k इक्वल 2, क्योंकि बताएं अभी यहाँ फार्मूला कि यह मैक्सिमम कितना होता है 2n स्क्वायर, मैक्सिमम क्या बताए थे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है 2n, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अगर n बराबर 1 कर दें तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 1 इक्वल 2। तो k में क्या हो गया, k में 2 हो गया, l में कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, m में कितना हो जाएगा 1 2 3, 3 त्रिका 9 दूनी 18। इस तरह से 2 8 18 निकलता है। कहाँ से आया है ये कंफ्यूज नहीं होना होता है। और तीसरा क्या हो जाएगा n का मान, तो k l m n 1 2 3 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, कितना हो गया k l m n। इस तरह से हमारा 2 8 18 32 निकल करके आता है। उप कक्षा में क्या होता है, ये यस होता है, इसमें यस पी होता है, इसमें यस पी डी होता है, और इसमें यस पी डी और एफ होता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें हो गया यस, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है 2, इसमें क्या होगा 2, क्योंकि एक अगर ऑर्बिट बनता है तो इसमें क्या हो जाए 2 हो सकते हैं। दो 6, उसके बाद 10, 2 6 2 8 हो गया, 8 10 18, और 18 18 का कितना बच रहा है 4 14। अब इसमें भरने के लिए इस तरह से भरा जाएगा, एक इधर से हो जाएगा, एक इधर से हो जाएगा, इसमें 3 बनेगा, इधर से 1 2 3, इस तरह इसमें वर्ष 14 वाले 7 बनेगा। तो इसमें 2 हो गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इसमें 2 हो जाएंगे, एक बॉक्स में 2 हो गए, इसमें 3 रहेगा, 3 दूनी 6 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है। इसमें कोई दिक्कत बहुत आइए, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैसे कि कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम क्या होता है, उपकक्षक क्या होता है, आदि संख्या कितनी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसके बारे में आपको बता दिया गया। कैसे निकाला जाता है तो ये फार्मूला भी आपको पीछे हम बताए थे।
ठीक है। अब अगला जो हमारा है कक्षक उपकक्षक अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? जैसे भी देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए एक्स हो गया, एक इसके ऊपर लिखा होता है, एक यहाँ ऊपर नंबर लिखा होता है और एक नीचे लिखा होता है। जैसे भी लिखा होता है तो हम इसको इस फॉर्म में एक्स फॉर्म में मान लेते हैं। तो ऊपर जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं और नीचे होता है इसको क्या बोला जाता है? ठीक है। तो ऊपर जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं परमाणु भार, क्योंकि भार हमारे क्या होता है हमेशा लोड जो लेते हैं सर पर आता है। इससे कुछ हम लेके चलना कुछ रखना हो तो क्या सर पे रखेंगे, तो हमें ध्यान रखिएगा जो यहाँ ऊपर है उसको बोलते हैं परमाणु भार। क्या बोलते हैं? परमाणु भार। और नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। तो ये क्या हो गया? ये परमाणु भार हो गया। एग्जाम्पल तौर पर परमाणु भार हो गया और ये क्या हो गया? परमाणु संख्या हो गया। तो सोडियम के ऊपर जो पावर है, ऊपर जो है वो परमाणु भार और नीचे जो है वो परमाणु संख्या। इन दोनों में एक रिलेशन होता है ए इक्वल, क्या होता है? ए इक्वल पी प्लस एन। ए इक्वल पी प्लस एन। और जो प्रोटॉन होता है वो जेड, इसको दिखाते हैं जेड से और इसको दिखाते हैं ए से। तो प्रोटॉन की जो संख्या है प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु भार। परमाणु भार। एक फार्मूला ये याद रखना है और एक फार्मूला आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता दे रहा हूं क्योंकि इस पे आपको न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, या परमाणु भार कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, इन्हीं दोनों फार्मूले से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर जो हम लोग पढ़ रहे हैं इससे आपको आसानी से समझने के लिए ये जो हमारा यक्स हो गया इसके ऊपर जो हमारा लिखा होता है, मान लीजिए इसको एक्स टू पावर ए, इसको बी मान लेते हैं। तो ए वाला पोर्शन परमाणु भार हो गया, बी वाला परमाणु संख्या हो गया। एग्जाम्पल मैं आपको समझा दिया हूं 11 Na टू पावर 23, मतलब सोडियम का जो परमाणु संख्या 11 होता है, परमाणु भार 23 होता है। इस तरह 17 क्लोरीन 35 होता ही है। इस तरह एग्जाम्पल लिख लें 17 क्लोरीन 35, ठीक क्या हो गया? परमाणु भार, ये परमाणु संख्या हो गया। तो ए बराबर पी प्लस एन, और पी क्या होता है? परमाणु भार के बराबर होता है। इसमें हम लोग एक दो एग्जाम्पल भी करते हैं कि कैसे क्या होगा। इसी एग्जाम्पल में हम पूछ ले अगर कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? पी प्लस एन। ठीक। लेकिन P बराबर अभी आप पढ़े हो Z, तो P बराबर कितना हो गया?
पी पर कितना हो गया 23। अब आपको निकालना है एन का मान, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, परमाणु भार, परमाणु भार इसको ए, भार को ए, परमाणु संख्या को जेड, परमाणु भार को, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो अब P बराबर जेड जब हो गया तो इसमें क्या हो गया, एन बराबर ए माइनस जेड, क्या हो गया ए माइनस ए माइनस जेड। ए का मान कितना हो गया 23, ए का मान हो गया 23 और 11, तो कितना हो गया 12। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपका आए तो आसानी सॉल्व कर सकते हैं कि क्या होता है। तो ऊपर जो होगा वो ए होता है, नीचे हमेशा जेड होता है, ये दिमाग रखिए, ए जेड, सबसे ऊपर ए, सबसे नीचे जेड। सबसे पहले ए आता है तो सबसे जो पहले आता है ए उसके लिए सबसे ऊपर होगा, सबसे नीचे लास्ट में आता है जेड, सबसे नीचे वाले। तो परमाणु संख्या नीचे, परमाणु भार ऊपर, तो ए ऊपर और नीचे जेड होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद आपसे मैं करता हूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि टॉपिक में हमारा जो था उतना ही आपको देखा जाए जो आपके पेपर में आया हुआ है, इस पर आपको एक दो न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेंगे। इस तरह से इसमें क्लोरीन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एन का मान 35 माइनस 17 निकाल करके हम लोग इसका आंसर इसमें बता देंगे प्रोटॉन कितना होता है। ठीक है, अब अगला इसमें टॉपिक हमारा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो इसमें हम लोग एसिड और बेस के बारे में देखते हैं, साल्ट का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। तो एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस, अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार। अम्ल क्या है, ये केमिकल कंपाउंड में जो हैं, केमिकल कंपाउंड में एसिड बेस, एसिड बेस और साल्ट, एसिड बेस और साल्ट, इसको बोलते हैं लवण। इसकी स्टडी हम लोग आगे करेंगे। बेस मतलब क्षार, एसिड मतलब अम्ल। अब एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, तो जो हाइड्रोजन प्लस देगा, मतलब जो प्रोटॉन देता है, मतलब जो प्रोटॉन देता है वो अम्ल होता है, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्षार होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं H प्लस जो देगा, H प्लस देगा, और जो OH माइनस देता है,
मतलब जो हाइड्रोजन आयन देता है, जो हाइड्रोक्सिल आयन देगा वो क्या होगा, बेस होगा, जो हाइड्रोजन आयन देगा वो क्या होगा, अम्ल होगा। जो प्रोटॉन देता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। जो प्रोटॉन देगा वो अम्ल होता है। जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। अब अगला पॉइंट और एक आ गया, एसिड का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। एसिड का जो स्वाद होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है, जब किसका स्वाद क्या होता है, तीखा होता है। एक पॉइंट और देखना है इंपॉर्टेंट, एसिड का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, जबकि बेस का जो पीएच मान होता है मतलब 0 से 7 तक, 7 से कम जो होगा वो एसिड होगा, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक मतलब 14 तक होता है वो क्या होता है, बेस होता है। अब सबसे चीजें हैं कि जो करेक्ट 7 पे जो होता है पीएच मान, पीएच मान 7 किसका होता है, न्यूट्रल वाटर, न्यूट्रल वाटर। ठीक है, इतनी बातें आप जान लीजिए कि कौन किसकी प्रॉपर्टी होती है, कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। हाइड्रोजन आयन जो देता है वो एसिड होता है, जो हाइड्रोक्सिल आयन देगा वो बेस होता है। प्रोटॉन जो देता है वो भी अम्ल होता है, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्षार होता है। एसिड का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है, जबकि बेस का स्वाद क्या होता है, तीखा होता है। अब पीएच वैल्यू पे देख लेते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आता है। 7 से जिसका मान कम होगा तुरंत समझ जाइए कि वो क्या है, एसिड है। अगर 7 से अधिक मान है तो बेस है, अगर 7 है तो न्यूट्रल वाटर है। इतने में कोई दिक्कत हो बताइएगा। अब नोट्स पॉइंट हम बताते चलते हैं आपको, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली बात तो हम जान ले, अमल ट्रिक जो हमारा होता है कि लिटमस पेपर क्या करता है, अनिल और छलनी। अनिल मतलब अम्ल, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को क्या करता है, लाल करता है। ठीक है, देखो बता देता हूं आपको, देख लीजिए। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पूछता कई बार है, मैं ट्रिक बनाया हूं, अनिल और अनिल मतलब एसिड, छलनी मतलब बेस। देखिए अनिल मतलब ये क्या करता है, ब्लू टू रेड, और ये क्या करता है, रेड टू ब्लू। आप बहुत कंफ्यूज होंगे, लेकिन इस डाउट को मैं आपको समझा दे रहा हूं कि आप ट्रिक याद अगर रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। अनिल से मतलब एसिड, एसिड क्या करता है, ब्लू टू रेड, और छलनी बेस जो होता है वो रेड टू ब्लू कर, किसमें करता है, लिटमस पेपर को। तो एसिड एंड बेस में आपको इतनी बातें बताया, कोई डाउट हो तो बता दीजिए अभी भी। और लिटमस पेपर की प्राप्ति किससे हुई थी, लाइकेन से। लिटमस पेपर की प्राप्ति किससे हुई थी, लाइकेन से, जिसका रंग क्या होता है, नीला होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिटमस पेपर
लाइकेन से प्राप्त किया जाता है तथा इसका रंग बैंगनी होता है। लाइकेन किस जो लिटोस्फेयर किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त, इसका रंग क्या होता है? बैंगनी होता है। मक्खन में क्या पाया जाता है? मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल क्या को गम कर अम्ल को जब गर्म करते हैं, अम्ल को जब गर्म करते हैं तो क्या करते हैं? उसकी अम्लीयता जो होती है, एसिडिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। और सिरका में क्या पाया जाता है? सिरका में बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट है। सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल CH3COOH। उसके बाद लाल चींटी के डंक में लाल चींटी तथा मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल क्या होता है? फार्मिक अम्ल। तो लाल चींटी तथा मधुमक्खी के डंक क्या होता है? फार्मिक अम्ल, HCOOH। HCOOH। मक्खन में सिरका, लाल चींटी तथा मधुमक्खी के डंक में। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद इमली अंगूर में टार्टरिक अम्ल। इमली एवं अंगूर में टार्टरिक अम्ल। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ठीक है। तो मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, लाल चींटी तथा मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है, कच्चे फल में मैलिक अम्ल होता है। कच्चे फल में कच्चे फल में जो होता है वो क्या होता है? मैलिक अम्ल। कच्चे फल में क्या होता है? मैलिक अम्ल होता है। जैसे कच्चे फल में सेब हो गया। दूध में वेरी इंपॉर्टेंट, दूध, दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। हमारे पेट में कौन सी गैस होती है, मतलब कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नींबू और नारंगी में सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू और नारंगी में, नींबू एवं
नारंगी में सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। देखिए लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त किया जाता है तथा इसका रंग क्या होता है, बैंगनी होता है। इतनी बात हमने जान ली। अब यहाँ से जितना हम पढ़े हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं आपको हम, जो पेपर में आए हुए हैं। पेपर में भी इसमें फिलहाल कौन कौन सा आया था, पहली बात तो ये आया हुआ है, दूध में कौन सा अम्ल होता है, और लाल चींटी के डंक में कौन सी अम्ल पाई जाती है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारा। सिरका में क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी। ये 3-4 पॉइंट तो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मक्खन में हमारा क्या होता है, ब्यूट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, लाल चींटी था डंक में फार्मिक अम्ल, टमाटर में ऑर्गेनिक अम्ल होता है, इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल, कच्चे फल में मैलिक अम्ल। कच्चे फल जैसे सेब मान लीजिए, इसमें क्या हो गया, सेब। उसके बाद दूध में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। नींबू और नारंगी में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, एक बहुत हम लोग कंफ्यूज होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं बेकिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, मैं भी आगे बता दूंगा। अब देख लेते हैं यहां से कुछ मान, पीएच मान किसके क्या होते हैं। पदार्थों का प्रयुक्त पीएच मान, पदार्थों का प्रयुक्त पीएच मान। ठीक है, अब इधर कुछ पदार्थ लिख देते हैं। इधर पदार्थ पीएच वैल्यू। देखिए ब्लैक कॉफी कितना होता है, ब्लैक कॉफी 4.5 to 5. जिसमें आ गया ये एसिड है, ये क्या है, एसिड है। सामान्य वर्षा, रेन का, जनरल रेन, इसका क्या होता है 5.626 होता है। कितना होता है, 5.626 होता है। तो ब्लैक कॉफी का, जनरल रेन का। वाटर का कितना होता है, सही इससे पहले बताए थे, पानी का, पानी का कितना होता है 7 होता है। उसके बाद अमोनिया का जो होता है 11.6 होता है। अमोनिया, अमोनिया 11.6। समुद्री जल का, समुद्री जल का जो होता है वो 7.5 to 8.4। दूध और लार, सिक्स 6.4 to 6.66। तो कुछ पदार्थों के जो इंपॉर्टेंट पीएच मान हैं, ब्लैक कॉफी का 4.5 to 5.5 होता है, जनरल लेन का 5.6 to 6 होता है, पानी का 7 होता है, अमोनिया का 11.6 होता है, समुद्री जल का 7.5 to 8.4, दूध और लार का 6.4 to 6.6 होता है। एसिड, और हम अभी आपको बता दिए एसिड कितना होता है और बेस का कितना होता है। एसिड का होता है पीएच मान 7 से कम, बेस का होता है पीएच मान 7 से अधिक। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक सेशन आपको बहुत अच्छा
लगा होगा। तो जितनी हम लोग आज पढ़े हैं केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा गया और एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ा गया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ओके, थैंक यू क्लास।